इजरायल ने यमन के हूती मिलिट्री चीफ अल करीम अल घमारी का सफाया कर दिया है। हूती मिलिट्री चीफ की मौत की पुष्टि इजरायल और हूती दोनों तरफ से कर दी गई है। वहीं पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अब हमास लड़ाकों को धरती से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि हमास ने ट्रंप से समझौते के बाद भी हथियार छोड़ने से साफ मना कर दिया है। उधर ईरान से परमाणु हमलों का अलर्ट व्हाइट हाउस को मिला है। Strong statement. That's right. They used to be said they're going to behave. We're going to find out if they behave. If they behave, good. If they don't behave, we'll take care of it. ट्रंप और नेतन्याहू को दो दुश्मनों से बहुत ही डरावने अपडेट मिले हैं। पहला झटका हमास ने दिया है तो दूसरा ईरान ने। हमास लड़ाके हथियारों का जोर दिखा रहे हैं तो ईरान ने एटमी खतरे का लेवल हाई कर दिया है। युद्ध समझौता नहीं, लफ दे रहा हमास। ईरान बनाएगा एटम बम, ओपन ऐलान। खाड़ी में शुरू हो गया फिर से महायुद्ध। गजा युद्ध समझौते को जितना पक्का होने का दावा किया गया वो उतना ही कच्चा निकला है। हमास लड़ाकों ने ट्रंप का दिमाग गर्म कर दिया है। समझौता तो है लेकिन हमास हथियार नहीं छोड़ेगा। कोई रास्ता नहीं, हमें अंदर घुसकर हमास को मारना होगा। बहुत हो गई बेइज्जती, हमास को धरती से मिटा दूंगा। इजरायल हमास युद्ध फिर उसी खौफनाक दौर में वापसी कर रहा है, जहां सिर्फ खून खराबा है, जहां जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार है, जहां जलती धरती और धुआं धुआं आसमान है। खाड़ी में पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी युद्ध शुरू हो रहा है। सिर्फ औपचारिक ऐलान की देर है, क्योंकि अब की धमकी ट्रंप ने दी है। फिर से हमास को नर्कलोक की तबाही दिखाने का ऐलान किया जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के लिए हमास ऐसा सिरदर्द बना हुआ है जिसका एक ही इलाज अब दोनों लीडर को दिख रहा है, वो है हमास का टोटल सफाया। ट्रंप और नेतन्याहू ने अब हमास को खल्लास कर डालने की कसम खा ली है। 13 अक्टूबर को हुए समझौते के 5 दिन बीत जाने के बाद भी हमास लड़ाके सरेंडर करने को तैयार नहीं है। हमास पोलित ब्यूरो के टॉप लीडर ने ये तक ऐलान किया है कि लड़ाका ग्रुप किसी भी कीमत पर हथियार नहीं छोड़ने वाला है। I cannot answer with a yes or no. Frankly, it depends on the nature of the project. The disarmament project you are talking about. What does it mean? To whom will the weapons be handed over? युद्ध समझौते में सबसे जरूरी शर्त हमास को डिसआर्म करने की थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कई बार दोहराई थी। ट्रंप ने ये तक कहा था कि हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अमेरिका अपनी सेना गजा में भेजेगा। हालांकि उनकी किसी भी धमकी को हमास ने गंभीरता से नहीं लिया और अब साफ साफ ये कह दिया है कि हमास लड़ाकों के हथियार सरेंडर का कोई सवाल नहीं है। जाहिर है हमास लड़ाकों के हाथ में हथियार रहेगा तो इजरायल सुकून से रह नहीं सकता। पीएम नेतन्याहू इस टेंशन को अब पूरी तरह खत्म करने के मूड में है। वहीं ट्रंप ने हमास पर बराबर नजर बनाकर रखी हुई है। Strong statement. That's right. They used to be said they're going to behave. We're going to find out if they behave. If they behave, good. If they don't behave, we'll take care of it. हमास ने समझौते की शर्तों पर टालमटोल शुरू कर दिया है। हमास ने इजरायल के जिंदा 20 बंधकों को रिहा तो किया है, लेकिन 28 से ज्यादा मुर्दा बंधकों के शवों को लौटाने में बहुत वक्त ले रहा है। इजरायल को शक है कि हमास ज्यादा से ज्यादा समय युद्ध की तैयारी में लगा रहा है। ट्रंप की पीस डील के ज्यादातर जरूरी बातों पर हमास अमल करने को तैयार नहीं, जैसे मुर्दा बंधकों के शव लौटाने में हो रही देरी को हमास ने गजा के खंडर में तलाशी अभियान का बहाना बना रखा है। हमास मिलिट्री ने हथियार छोड़ने की जगह नए हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। युद्ध समझौते के बाद हमास में लड़ाकों की भर्ती में तेजी आई है। हमास ने अपने सुरंग नेटवर्क को फिर से एक्टिव कर हथियारों का वहां गोदाम बनाना शुरू कर दिया है। हमास के बारूदी कारखाने में गोला बारूद, रॉकेट, बम, आईडी सुरंग नेटवर्क में तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। हमास का तर्क है कि जब तक इजरायल अपने एटमी हथियारों को नहीं छोड़ता वो हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास ने ईरान के एटमी प्रोग्राम की वकालत की है। Israelis hand over the nuclear weapons inside the Zionist entity. Why is Iran being asked to hand over the nuclear weapon or the destruction of the nuclear weapon, and Israel, the Zionist entity, is not being asked to destroy the nuclear weapons it possesses?
हमास ने ईरान के समर्थन में हुंकार भरी है, क्योंकि ईरान ने ऐलान किया है कि वो अब किसी भी तरह की परमाणु समझौते में बंधा नहीं हुआ है। ईरान ने 2015 में हुए परमाणु समझौते को सबसे बदनाम एटमी डील करार दिया है। साल 2015 में अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था। तब वियना में हुए समझौते में ईरान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने साइन किए थे। एटमी डील के बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए गए थे। बदले में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगा दी थी। लेकिन अमेरिका में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने, उन्होंने ईरान से एटमी डील तोड़ दी। few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. अमेरिका के अलग होने के बाद न्यूक्लियर डील बेमानी हो गई। हालांकि बाकी देशों के साथ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डिप्लोमेटिक चैनल से जुड़ा रहा। अब एक बार फिर जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने यूएन से ईरान पर बैन लगवा दिया है, तो ईरान ने किसी भी समझौते को मानने से साफ मना कर दिया है, जिससे बढ़ के ब्रिटेन ने ईरान को धमकी दी है। ब्रिटेन ने ईरान को सबसे बड़ा थ्रेट तक कहा है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम फिर से एक्टिव हो चुके हैं। ईरान की एटमी साइटों पर तूफानी अंदाज में काम शुरू होने के सबूत आसमानी कैमरे में भी कैप्चर हो चुके हैं। मतलब ये कि जैसे जून 2025 में ईरान फुल फोर्स में एक्टिव था, वैसे ही एटम बम बनाने शुरू कर चुका है। तो क्या इजराइल अमेरिका जून 2025 जैसे फिर ईरान पर हमला कर सकते हैं? उस वक्त क्या हुआ था, ये भी जान लीजिए। इजराइल ने तब 200 जंगी जेट से ईरान पर बारूद बरसाया था। जवाब में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की थी। इसके बाद ईरान पर दोबारा पलटवार करके इजराइल ने 3 और न्यूक्लियर साइटें दहला दी थी। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, न्यूक्लियर पावर सेंटर नातांज, मिसाइल लॉन्च सेंटर तब्रेज और काउंटर स्ट्राइक सेंटर शिराज समेत कई शहरों को बारूद से पाट दिया था। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया था कि फोर्डो एटमी प्लांट के पास 2 धमाके हुए। इजराइल ने दावा किया था कि उसने इस्फहान में ईरानी परमाणु सेंटर पर हमला किया। ईरान की आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी ने बताया कि पूर्वी अजरबैजान प्रांत में तब्रीज के पास एक रडार स्टेशन पर भी हमला हुआ था। पूर्वी अजरबैजान में ईरान के 11 आर्मी बेस पर हमला हुआ, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। इजराइल के हमले में 78 लोगों की मारे जाने की जानकारी सामने आई थी, जिसमें ज्यादातर ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स थे और कई न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने मार दिया था। इजराइल की बारूदी प्रहार से ईरान के 4 एटमी साइटें तबाह हो गई थी। पहला नतांज, जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था। नतांज में 14,000 सेंट्रीफ्यूज से 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा था। इजराइल ने इस एटमी सेंटर के ऊपरी हिस्से को बम धमाके से उड़ा दिया था। नतांज में पावर सप्लाई ठप हो गई, जिससे एटम बम के सेंट्रीफ्यूज को भारी नुकसान पहुंचा। इसी तरह इजराइल ने फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को बमबारी से दहलाने का दावा किया। पहाड़ी इलाके में बने इस एटमी सेंटर में 2200 सेंट्रीफ्यूज के साथ 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा था। वहीं इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर ईरान ने हमले का आरोप लगाया, जबकि इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। इजराइल के हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने खामेनेई को मैसेज भेजा था कि ज्यादा देर करना ईरान के लिए घातक साबित होगा। ट्रंप ने ईरान को तब 60 दिन की डेडलाइन थी, मगर 22 जून को ही ट्रंप ने ईरान के एटमी अड्डों को उड़ाने के लिए 7 B-2 बम वर्षक भेज दिए थे। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइटों को B-2 से जलाकर राख कर दिया था। बंकर बस्टर बम के धमाकों से भूमिगत परमाणु अड्डों की तबाही पहली बार दुनिया ने देखी। हालांकि ईरान ने दोबारा अपने सभी अड्डों की मरम्मत कर एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एटमी प्रोग्राम पर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर रखा है। Yes.
غنیسازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنیسازی رو برسونیم. कुल मिलाकर खाड़ी में ट्रंप दो तरफा मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं।